दोस्तों, आज हम जिस मलयालम मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं, उसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 और बात करें स्टोरी की तो मैं क्या ही कहूँ। पहले एक क्लाइमेक्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अंत आते आते तो मूवी में मजा ही आ जाता है। वहीं इस कहानी में एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया गया है, जिसे मैं खुद आपसे कमेंट के जरिए जानना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक आदमी को बाइक से जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसकी बाइक डिसबैलेंस होने की वजह से वो सड़क पर गिर जाता है, जिसके बाद विक्टर जैसे ही उठकर अपना चश्मा लगाता है तो उसको अपने सामने कहीं आग लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक होम मिनिस्टर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी पोती निमोनिया की वजह से यहाँ एडमिट है। यहाँ होम मिनिस्टर कुछ परेशान सा नजर आता है कि तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर होम मिनिस्टर को एक बुरी खबर सुनाता है कि हमें रात को शहर के बाहर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसको किसी ने बेरहमी से जला दिया है। इसके बाद क्राइम स्पॉट पर फोरेंसिक टीम और पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और अपना काम चालू करते हैं। साथ ही एक शबाना नाम की औरत, जो कि अब रिटायर हो चुकी है, उसको उस डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। लेकिन तभी ये खबर किसी वजह से मीडिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से क्राइम स्पॉट पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। शबाना उस जली हुई डेड बॉडी की चप्पल देखकर पहचान जाती है कि वो उनकी बेटी सबा मरियम की ही लाश है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर शबाना टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर मीडिया वाले बोलते हैं कि किसी ने सबा का रेप करके उसको बुरी तरह से जलाकर मार दिया। अब क्योंकि लोग इस केस से इमोशनली अटैच्ड थे, इसलिए CNN न्यूज TRP के लिए इस न्यूज को अपनी हेडलाइन बना देता है। दरअसल सबा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, जिसकी सभी काफी रिस्पेक्ट किया करते थे, और उसकी मौत के बाद यूनिवर्सिटी वाले उसकी फोटो लगाकर उसको कंडोलेंस देने लगते हैं, जहां सभी लोग सबा के बारे में स्पीच देते हैं। वहीं उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस सोच में थे कि एक मामूली प्रोफेसर के लिए अपनी इतनी जरूरी मीटिंग को मुझे छोड़कर आना पड़ा। अब मर गई तो मर गई, पता नहीं क्यों लोग यहाँ फालतू में जमावड़ा लगाकर बैठे हैं। यहाँ हमें साफ पता चल रहा था कि उनका सबा के लिए कुछ भी बोलने का मन नहीं है, लेकिन अब उनको स्टेज पर बुलाया जाता है तो ना चाहते हुए भी उनको स्पीच देनी पड़ती है। अब यहाँ स्टेज पर आकर जो भी उनके मन में था वो उनकी जुबान पर भी आ जाता है। वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर का रेप करके उसे जला दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इतनी रात को वहाँ क्या करने गई थी। साथ ही वो सभी से इस बात को यहीं भूलकर अपने अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। उनकी ये बात स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसमें गौरी नाम की एक स्टूडेंट भी थी, जो सबा की बहुत ही रिस्पेक्ट किया करती थी। वो फौरन स्टेज पर आकर सभी से कहती है कि सबा मैम हमेशा से ही एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती थी, वो हर स्टूडेंट की मदद करती थी और अब हमें उनके साथ हुए इस दरिंदगी का बदला लेना चाहिए। गौरी की ऐसी स्पीच को सुनकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बाहर आकर सड़क पर सबा के लिए इंसाफ की मांग करने लगते हैं। नारे लगाने लगते हैं कि जिसने भी सबा के साथ ऐसा किया उसको फांसी दो। इसी बीच बाहर के कुछ लोग आकर उन स्टूडेंट्स में मिल जाते हैं और दंगा फैलाने लगते हैं। अब पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी लाठीचार्ज करनी पड़ती है, जिसमें गौरी काफी जख्मी हो जाती है। लेकिन गौरी अपनी दुख भरी दास्तां को सोशल मीडिया पर लाइव कर देती है, जिसको दूसरे कॉलेज वाले भी देख रहे थे, जिसको देखकर अब उन सभी में भी एक आक्रोश पैदा हो जाता है और वो लोग भी अपने अपने कॉलेज से बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इधर कुछ मीडिया वाले इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो वहीं कुछ मीडिया वाले इन्हीं स्टूडेंट्स को एंटी नेशनलिस्ट बताने लगते हैं। अब ये मामला तूल पकड़ लेता है और पूरे शहर में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ सबा के कातिलों को पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग भी हो रही थी। अब शहर में हो रहे इस दंगे फसाद की वजह से वहाँ के होम मिनिस्टर इस केस को एक सज्जन नाम के ACP को सौंप देते हैं। इसके बाद ACP सज्जन कुमार को दिखाया जाता है, जो अभी अपने बेटे के स्कूल में था, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी। यहाँ हम आपको बता दें कि सज्जन कुमार का डाइवोर्स हो चुका है और उसका बेटा उसके साथ ही रहता है, लेकिन अपने काम में बिजी होने की वजह से सज्जन कुमार अपने बेटे पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। खैर, तभी सज्जन कुमार को एक कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि सबा का केस अब उसे सौंप दिया गया है। फिर सज्जन कुमार फौरन ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां स्टूडेंट्स पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस को देखकर वो लोग जोर जोर से नारेबाजी करना चालू कर देते हैं। सज्जन उन स्टूडेंट से मिलता है और बोलता है कि अगर तुम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहोगे तो ये इन्वेस्टिगेशन और भी लेट हो सकती है,
इसलिए मैं आपसे केवल 1 ही महीना मांग रहा हूँ। मैं और मेरी टीम 1 महीने के अंदर सबा के कातिलों को पकड़ लेगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद सज्जन घायल हुए स्टूडेंट से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ गौरी भी एडमिट थी। यहाँ गौरी सज्जन को बताती है कि सबा मैम एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। फिर सज्जन सबा की माँ से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ सबा की माँ सज्जन को बताती है कि सबा की जॉब विदेश में लगी थी, लेकिन उसने उस जॉब को ठुकरा दिया और यहीं रहकर काम करने का फैसला किया। इसके बाद सज्जन पुलिस हेडक्वार्टर आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इधर विक्टर, जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वो भी सबा की न्यूज देखता है और फौरन ही सज्जन और उसकी टीम के पास जाकर उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब सज्जन को बता देता है। वो कहता है कि उस रात वो बाइक से कहीं जा रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तभी एक स्विफ्ट डिजायर में से 4 लोग एक बॉडी को लेकर उतरे और उन्होंने उस बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। इसके बाद सज्जन विक्टर को उस रोड की सीसीटीवी वीडियोस दिखाता है, जहां विक्टर उस कार को पहचान लेता है और एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी वीडियो को देखने के बाद उन 4 में से एक लड़के को पहचान भी लेता है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर सज्जन को उन 4 लड़कों के बारे में पता चल जाता है और ये 4 लोग अक्सर ही पार्टी किया करते हैं और छोटे मोटे क्राइम में इन्वॉल्व भी रहते हैं। इन 4 को अच्छे से पता है कि इनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बीच सज्जन को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो इस केस की अपडेट लेना चाहता था, लेकिन सज्जन उसको अभी कोई सबूत नहीं मिला है ऐसा बोलकर फोन कट कर देता है, क्योंकि सज्जन नहीं चाहता था कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात अभी बाहर जाए, वरना ये केस डाइवर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से सबा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। खैर, अब सज्जन और उसकी टीम मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उन 4 लड़कों को पकड़ लेते हैं। वो 4 लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सज्जन की पक्की प्लानिंग की वजह से वो भाग नहीं पाते। अब सज्जन उन 4 को पुलिस स्टेशन लाता है, लेकिन अचानक ये बात मीडिया में फैल जाती है और सज्जन ये देखकर अपनी टीम पर बहुत गुस्सा करता है कि ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था तो ये बात मीडिया में कैसे पहुंची, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब सज्जन उन 4 से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, लेकिन वो सब सज्जन को यही बोलते हैं कि तुम चाहे कितने भी सवाल हम लोगों से कर लो, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और हम अच्छे से जानते हैं कि हमें इस केस से कैसे निकलना है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं और सज्जन का मजाक भी बनाते हैं। तभी सज्जन को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है, जो बोलता है कि अब उसको इस केस से हटा दिया गया है और अब दूसरा ऑफिसर इस केस को हैंडल करेगा, तो तुम इन 4 को दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दो। ऐसा सुनते ही सज्जन बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने इस केस के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि 1 महीने के अंदर वो सबा के कातिलों को पकड़ लेगा, और सबा की माँ का भरोसा जो उसके ऊपर था, उन सबका क्या होगा। और आज जब उसने उन्हें पकड़ लिया तो उसको इस केस से हटाया जा रहा है। तो सज्जन उन 4 को दूसरे पुलिस स्टेशन का बोलकर जीप में बैठाता है और फिर रास्ता बदलकर सीधा क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है, जहां पर सबा की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ सज्जन 4 को एक एक करके जीप से उतारकर उनका एनकाउंटर कर देता है। ये देखकर कांस्टेबल भी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरे दिन ये खबर मीडिया में फैल जाती है और सभी लोग पुलिस की काफी तारीफ करने लगते हैं। खासकर सज्जन कुमार की इसके लिए काफी प्रशंसा की जाती है। जहां स्टूडेंट्स कल तक पुलिस के विपक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही आज पुलिस और सज्जन कुमार की तारीफ करने में लगे थे। अब अगले दिन पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जहां पुलिस वाले बताते हैं कि जब वो लोग उन 4 को क्राइम स्पॉट पर उस रात के सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने पुलिस पर गन से हमला कर दिया, जिसमें हमारे कांस्टेबल को भी गोली लगी है। तो जवाबी कार्यवाही करने के दौरान पुलिस को उन 4 का एनकाउंटर करना पड़ा। इसी दौरान सज्जन को पता चलता है कि स्कूल जाते हुए उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। फिर सज्जन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होने लगता है। तभी कुछ दिन बाद ह्यूमन राइट्स वाले पुलिस के ऊपर एक केस कर देते हैं कि कैसे पुलिस 4 लोगों का इस तरह एनकाउंटर कर सकती है। अब सज्जन कुमार बहुत उदास होता है, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ ये केस जो दिन पर दिन एक नया मोड़ ले रहा था। इसी बीच एक दिन सबा की माँ सज्जन के पास आकर उसको हौसला देते हुए कहती है कि बेटा, तुमने सच का साथ दिया है, देखना भगवान सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देंगे। अब यहाँ से सीन सीधा कोर्ट की सुनवाई पर आ जाता है, जहाँ सारे के सारे स्टूडेंट्स पुलिस के सपोर्ट में होते हैं। मीडिया भी पुलिस का सपोर्ट करती है, साथ ही कुछ बड़े बड़े लोग भी पुलिस के सपोर्ट में होते हैं। इसी बीच हमें एक आदमी लंगड़ाते हुए हाथ में स्टिक लेकर धीरे धीरे कोर्ट के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक वकील होता है और इसका नाम है अरविंद। और दोस्तों, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने लगते हैं, जिससे आपका दिमाग भी घूम जाएगा।
खैर, अब हमें कोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रघुराम नाम के एक वकील को देखते हैं, जो कि पुलिस की तरफ से इस केस को लड़ता है और एक पुराने केस का हवाला देते हुए बोलता है कि उन चारों लड़कों ने उस लड़की को बेरहमी से जलाकर मार दिया और पुलिस पर हमला भी किया। तो जवाबी कार्यवाही में पुलिस को उनका एनकाउंटर करना पड़ा और पुलिस के ऐसा करने पर सारी पब्लिक भी खुश है। और ऐसे ही इमोशनल स्पीच के साथ रघुराम अपना पक्ष रखता है। तभी अरविंद अपना हाथ खड़ा करता है और अपनी स्टिक की हेल्प से खड़ा होकर बोलता है कि जज साहब, पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक इस केस में जल्दी से न्याय चाहती थी और ऐसा ही हुआ तो पब्लिक पुलिस का सपोर्ट कर रही है और ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं जो अब तक पेंडिंग हैं। और ऐसा कहते हुए अरविंद एक उषा नाम की लेडी को कटघरे में बुलाता है और बोलता है कि जज साहब, इस औरत की एक 14 साल की बेटी है और वो अपना स्कूल खत्म करके अपनी माँ के साथ एक 67 साल के आदमी के यहाँ काम करती है और एक दिन उस 67 साल के आदमी ने उषा की 14 साल की बेटी के साथ रेप कर दिया। लेकिन आज तक उषा को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जिसने उषा की बेटी के साथ रेप किया वो एक एमएलए था। सबा को तो मीडिया, स्टूडेंट्स और पुलिस ने मिलकर इंसाफ दिलवा दिया, लेकिन क्या उषा को इंसाफ मिला? बल्कि वो एमएलए फिर से चुनाव जीतकर एमएलए बन गया और उस एमएलए की तरफ से भी केस को हमारे प्रिय वकील साहब रघुराम ही लड़ रहे हैं। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उषा और उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। क्या अभी भी पुलिस वाले उस एमएलए का एनकाउंटर करेंगे? तभी रघुराम बोलता है कि उस केस में रेप साबित नहीं हुआ था, वो सिर्फ एलिगेशन थे। इस पर अरविंद पूछता है कि सबा के केस में पुलिस वालों ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? उन चारों को बिना कोर्ट में लाए ही उनका एनकाउंटर क्यों कर दिया गया? लेकिन रघुराम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अरविंद श्वेता नाम की एक औरत को कटघरे में बुलाता है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन होती है। अरविंद उससे पूछता है कि जिस दिन पुलिस ने उन चारों का एनकाउंटर किया, तब आपने ट्वीट किया था कि अब जाकर इंसाफ मिला। क्या आपको जुडिशरी पर भरोसा नहीं है? क्या आप पुलिस को जुडिशरी के ऊपर समझती हैं? और जिस दिन सबा मरियम का रेप हुआ, उस दिन आपने ट्वीट किया था कि शॉक्ड। तो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर 15 मिनट में एक रेप होता है, तो क्या आप हर 15 मिनट में ट्वीट करेंगी? और जिस दिन उषा की बेटी के साथ रेप हुआ था, तब आप कहाँ थी? क्या सबा कोई सेलिब्रिटी थी जो आपने ट्वीट किया? इस पर श्वेता बोलती है कि ये एक सेंसेशनल मैटर था, इसलिए मैंने ट्वीट किया। ये सुनने के बाद अरविंद एक न्यूज एडिटर को कटघरे में बुलाता है और उसको एक न्यूज़पेपर देकर उसकी हेडलाइन देखने को बोलता है और बोलता है कि आपने इसमें लिखा है कि सबा का रेप हुआ था और फिर उसको जला दिया गया। अब थोड़ा पेज नंबर 7 पर जाइए, जिसमें लिखा है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली। तो अरविंद उस न्यूज एडिटर से पूछता है कि आपने इस न्यूज को अपनी मेन हेडलाइन में क्यों नहीं रखा? केवल सबा की न्यूज को ही क्यों आपने हेडलाइन में रखा? और जब आपने सबा की रेप और मर्डर की न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में छापा था, तब तक तो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रेप और मर्डर हुआ था? सारे मीडिया और सोशल साइट वालों ने मिलकर सबा के केस को ट्रेंडिंग में रख दिया। ऐसा सुनते ही सबा की माँ इमोशनल हो जाती हैं और अपनी सीट से खड़े होकर बोलती हैं कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ था और इसीलिए सारे पुलिस वाले और मीडिया वाले मेरी बेटी का सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह सबा की माँ को रोते और चीखते हुए देखकर जज कोर्ट को कुछ देर के लिए ब्रेक दे देते हैं। ब्रेक के दौरान एक रिपोर्टर एक पुरानी न्यूज पढ़ता है, जो कि किसी और बड़े दंगे की होती है, जिसमें अरविंद के बारे में भी कुछ लिखा था, जिसे देखकर वो रिपोर्टर शॉक्ड हो जाता है। खैर, अब कोर्ट की कार्यवाही फिर से स्टार्ट होती है, जहां रघुराम बोलता है कि पुलिस ने उन चारों लड़कों को मारकर कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि आज नहीं तो कल भी कोर्ट उनको मौत की सजा सुनाती तो उनको तो मरना ही था, और अगर वो लोग कोर्ट में आते तो केस भी सालों तक चलता रहता और तब तक उन लोगों की बहुत सेवा की जाती। इसके बाद अरविंद सबा की माँ को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। इस पर उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी के साथ उन चारों लोगों ने रेप किया और उसको बेरहमी से जलाकर मार दिया। इस पर अरविंद बोलता है कि क्या आपने ऐसा होते हुए देखा था? यहाँ सबा की माँ कहती है कि यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मीडिया में भी यही सब बताया गया था। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर जज साहब सबा की माँ को अपनी सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं और अरविंद से पूछते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब अरविंद पूछता है, क्या सच बताने के लिए मीडिया है या जो मीडिया कहती है वही सच होता है? 1994 में मीडिया ने एक इसरो के साइंटिस्ट पर ब्लेम डाला कि ये इसरो के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को दूसरे देशों के साथ शेयर करता है, लेकिन 25 साल बाद वही साइंटिस्ट निर्दोष पाया गया।
लेकिन जब तक सारा देश उनको देशद्रोही मान चुका था, लेकिन उसके बाद भी उस साइंटिस्ट को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन इस सब का क्या ही फायदा हुआ, क्योंकि उसकी छवि तो मीडिया वाले पहले ही बिगाड़ चुके थे। इस पर रघुराम बोलता है कि अरविंद जी ने जो स्पीच दी है वो सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और जो चारों दोषी मारे गए वो पहले भी छोटे मोटे क्राइम्स कर चुके थे। इस पर अरविंद बोलता है कि उनके छोटे मोटे क्राइम्स का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बात सबा के केस की चल रही है और बिना इन्वेस्टिगेशन किए उन लड़कों का एनकाउंटर कर दिया गया। वो चारों लोग मर्डरर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस पर रघुराम एक आई विटनेस को कोर्ट में बुलाता है, जो कोई और नहीं बल्कि विक्टर था, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब विक्टर उस रात जो भी हुआ वो सब कुछ कोर्ट में बताता है। इस पर अरविंद विक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस रात उन चारों में से वो कार कौन ड्राइव कर रहा था, क्या तुमने देखा? विक्टर बोलता है नहीं सर, मैंने वो नहीं देखा। इस पर अरविंद बोलता है कि उन चारों में से किसी ने भी कार को ड्राइव नहीं किया, क्योंकि उन चारों में से किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती थी। किसी पांचवे बंदे ने उन चारों की हेल्प की थी। इसका मतलब है कि इस केस का मेन हिस्सा वो पांचवा शख्स है। लेकिन पुलिस ने उन चारों लड़कों को मारकर सच को दफना दिया और वो पांचवा शख्स आज भी खुले में घूम रहा है। लेकिन इस केस को पूरी तरह से जानने वाला एक शख्स मेरे पास है, और ऐसा कहकर वो अंबुमणि नाम के एक आदमी को कटघरे में बुलाता है। अब अंबुमणि जो कुछ भी हुआ वो कोर्ट में बताता है कि सबा के मरने से कुछ घंटे पहले वो यूनिवर्सिटी गया था, जहां वो मैनेजमेंट से बात करके काफी दुखी हो रहा था, और ये सब दूर से सबा भी देख रही थी। इसके बाद अंबुमणि बाहर आकर अकेले में बैठकर रोने लगा। तभी सबा उसके पास जाकर उससे पूछने लगी कि उसे क्या चाहिए। अंबुमणि बताता है कि मेरी बेटी विद्या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब मैं उसकी बॉडी लेने आया हूँ, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई भी मेरे सवालों का जवाब तक नहीं दे रहा है। इस पर सबा अंबुमणि के साथ हॉस्पिटल में विद्या की बॉडी लेने के लिए आती है, और जैसे ही वो विद्या का फेस देखती है तो उसको याद आता है कि मरने से कुछ देर पहले विद्या लाइब्रेरी में बैठकर रो रही थी, और जब सबा ने विद्या से बात करने की कोशिश की तो विद्या वहाँ से चली गई थी। और अब विद्या की बॉडी उसके पिता को सौंपने के बाद सबा विद्या का फोन अनलॉक करती है, जिसमें उसे एक नोट मिलता है कि मेरी मौत का कारण प्रोफेसर विद्यासागर हैं। और यहाँ विद्या की बुक में भी एक नोट होता है, जिससे ये साफ था कि उसने सुसाइड किया था। दरअसल विद्या एक छोटे से गांव की लड़की थी और वो अपनी पीएचडी पूरी करना चाहती थी, लेकिन वो जब भी अपने प्रोजेक्ट को प्रोफेसर विद्यासागर को दिखाती थी तो वो हमेशा उसको रिजेक्ट कर देते थे और कहते थे कि तुम एक छोटी कास्ट की लड़की हो और तुम लोगों को इतना पढ़ना नहीं चाहिए, तुम लोग केवल टॉयलेट साफ करते हुए ही अच्छे लगते हो, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर सकती। और केवल इसी कारण की वजह से विद्या बहुत ही दुखी हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। जब सबा को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो स्टाफ मीटिंग में सभी को ये सारी बात बताती है, और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि पिछले 10 सालों में 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसी यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया है, और बोर्ड मेंबर प्रोफेसर विद्यासागर पर सख्त से सख्त एक्शन लेने को भी बोलती है। लेकिन मैनेजमेंट सबा की इन सारी बातों को बेबुनियाद बताते हैं। इसके बाद सबा चुप नहीं बैठती और पुलिस स्टेशन जाकर प्रोफेसर विद्यासागर पर कंप्लेंट फाइल कर देती है। लेकिन इंस्पेक्टर सबा की कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा यूनिवर्सिटी फोन करके सब कुछ बता देता है। वहीं रात को जब सबा अपनी स्कूटी से अपने घर वापस जा रही थी तो प्रोफेसर विद्यासागर उसको अपनी कार से फॉलो करने लगता है, लेकिन सबा की स्कूटी रास्ते में खराब हो जाती है और विद्यासागर भी कहीं न कहीं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, और मौका पाकर विद्यासागर अपनी कार से सबा की स्कूटी को टक्कर मार देता है। और वो यही नहीं रुकता बल्कि तब तक उसकी बॉडी को कुचलता है जब तक सबा दम नहीं तोड़ देती। इसी दौरान होम मिनिस्टर को एक न्यूज मिलती है कि आने वाले इलेक्शन में उसकी पार्टी हारने वाली है। तो होम मिनिस्टर बोलता है कि अगर हमारी पार्टी जीत गई तो अगला सीएम मैं ही बनूंगा, तो कैसे भी करके हमारी पार्टी को ही जीतना होगा। ये सारी बात वहाँ बैठा सज्जन कुमार भी सुन रहा था, और तभी सज्जन कुमार के पास एक पुलिस वाले का कॉल आता है, जहाँ वो पुलिस वाला सज्जन कुमार को बताता है कि अभी अभी रोड पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, हिट एंड रन केस लगता है। सबा की मौत की खबर सुनने के बाद सज्जन कुमार होम मिनिस्टर को एक आइडिया देता है कि सर अभी अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है जो मौके पर ही मरी हुई पाई गई है। उसके वॉलेट से हमें पता चला है कि वो एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, तो हम इस हिट एंड रन केस को रेप और मर्डर केस में बदल देंगे। फिर यूनिवर्सिटी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, मीडिया वाले भी वहाँ पर बिजी हो जाएंगे,
फिर हम उसका फायदा उठाकर कोई भी 4 लड़कों को उठाकर जेल में डाल देंगे। इससे आपकी पार्टी का नाम भी हो जाएगा और आप सीएम भी बन जाएंगे। ऐसा सुनकर होम मिनिस्टर मान जाता है। फिर सज्जन कुमार सबा की लाश को हॉस्पिटल ना लाकर उसी पार्टी के 4 लड़कों को कुछ पैसे देकर उनसे सबा की बॉडी को जलवा देता है और इस तरह से अरविंद कोर्ट में बताता है कि इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड सज्जन कुमार है। इस पर रघुराम पूछता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है? तो अरविंद कांस्टेबल मूर्ति को कटघरे में बुलाता है और उसको सब कुछ बताने के लिए बोलता है। इस पर मूर्ति बोलता है कि जब सज्जन ने उन 4 लड़कों को अरेस्ट किया था तो उस रात होम मिनिस्टर ने सज्जन को कॉल किया था और बोला था कि सारी मीडिया और सारे स्टूडेंट्स उन 4 लड़कों के खिलाफ है, तो तुम उनको किसी जेल में मत डालो बल्कि उनका रास्ते में ही एनकाउंटर कर दो। लेकिन सज्जन कुमार का प्लान उन लड़कों को जान से मारने का नहीं था, तो वो होम मिनिस्टर को मना कर देता है। इस पर होम मिनिस्टर सज्जन कुमार को डराने के लिए उसके बेटे का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे सज्जन कुमार को ना चाहते हुए भी उन लड़कों का एनकाउंटर करना पड़ता है। अब अरविंद कोर्ट में बताता है कि जज साहब, पुलिस वाले, पब्लिक और मीडिया वालों ने मिलकर उन 4 बेकसूर लड़कों को मारा है, क्योंकि पब्लिक भी ऐसा ही चाहती थी और जितने भी प्रोटेस्ट शहर में हुए थे वो सभी ऐसा ही चाहते थे। और बिना सच का पता किए अगर पुलिस वाले भी ऐसा ही मारने लगे तो कोर्ट क्यों है? ऐसे तो ना जाने कितने मासूम लोग बस मीडिया और पब्लिक की सोच की वजह से मारे जाएंगे। जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं मिलता है तो मीडिया पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं फैला सकती है। और इस तरह से अरविंद एक लंबी स्पीच देने के बाद कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ देता है। दोस्तों, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। इसके बाद जज भी अपने फैसले में बोलता है कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, उन सबके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही क्लाइमेक्स था तो अब आपके होश उड़ने वाले हैं। आगे हमें पता चलता है कि सज्जन कुमार पहले से ही जानता था कि होम मिनिस्टर ने उसके बेटे का एक्सीडेंट करवाया था, तो वो सीक्रेटली सबा के केस के सारे सबूतों की फाइल को कांस्टेबल मूर्ति को दे देता है और उसको वो फाइल किसी अच्छे वकील को देने के लिए बोलता है और मूर्ति भी वो फाइल अरविंद को दे देता है। अब कुछ दिन बाद सारे लोग जो सबा के केस में इन्वॉल्व थे उन सभी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद मूर्ति सज्जन कुमार से मिलने जेल में जाता है, तो यहाँ सज्जन बोलता है कि तुमने जो फाइल अरविंद को दी थी उसको मैं पहले से जानता था। सज्जन बताता है कि अरविंद ने लॉ की पढ़ाई करने के बाद भी आईपीएस की तैयारी की और पुलिस ऑफिसर बना, और जब एक दिन अरविंद ड्यूटी पर था तो उस समय शहर में बहुत दंगे फसाद हो रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर इस दंगे के लिए अरविंद को ही फंसा दिया था, जिसकी वजह से अरविंद की जॉब चली गई और वो जेल चला गया। इत्तेफाक से अरविंद उसी जेल में जाता है जहां सज्जन कुमार पोस्टेड था। इंटेरोगेशन के दौरान सज्जन अरविंद के पैर को डैमेज कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि आज नॉमिनेशन भरने का दिन था तो होम मिनिस्टर अपना नॉमिनेशन डालने जाता है, लेकिन गौरी होम मिनिस्टर के खिलाफ अपना नॉमिनेशन डालती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गौरी के सपोर्ट में होते हैं। तभी अरविंद होम मिनिस्टर को कॉल करता है और उसको अपने बारे में बताता है कि जब वो एक पुलिस ऑफिसर था तब उसको ये बात पता चली थी कि शहर में जो दंगे फसाद हुए थे उसके पीछे एमएलए नागेश्वर का हाथ था, जो प्रेजेंट में होम मिनिस्टर है, क्योंकि उस टाइम नागेश्वर इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था। तो अरविंद ने नागेश्वर के पास जाकर उसको एक झापड़ रसीद किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए नागेश्वर ने कुछ पुलिस वालों को रिश्वत देकर अरविंद पर ही आरोप लगवा दिया था, जिससे उसकी जॉब चली गई और उसे जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि उसने अरविंद की बीवी को भी मरवा दिया। फाइनली अरविंद उसको ये सब याद दिलाने के लिए उसको बोलता है, नागेश्वर तू ये इलेक्शन नहीं जीत सकता और ये अंत नहीं शुरुआत है। ये कहकर अरविंद अपनी स्टिक को छोड़कर खुद अपने पैरों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है और यही इस शानदार मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, हमने सुना है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसका एक्सप्लेनेशन भी जरूर करेंगे। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।